आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन क्या सच में सिर्फ पैसे बांटने से गरीबी मिटती है? बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे कि कैसे शिक्षा और खास तौर पर वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन सदियों से चली आ रही गरीबी की जड़ों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे सिस्टम को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। जिस देश का युवा अर्थशास्त्र समझ जाता है, उसे कोई भी गरीबी में नहीं रख सकता। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनेर का आधार है। सोचिए, जब किसी देश के युवा ये समझ जाते हैं कि पैसा आखिर काम कैसे करता है, तो गरीबी अपने आप दम तोड़ने लगती है। सही जानकारी ही वो ढाल है जो युवाओं को उन वित्तीय जालों से बचाती है जो पीढ़ियों को पीछे ढकेल देते हैं। लेकिन अगर हम आज की हकीकत देखें तो हम उस आदर्श स्थिति से बहुत दूर हैं। वर्ल्ड बैंक के 2021 के डेटा से एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है। 1.4 बिलियन, यानी दुनिया भर में लगभग 140 करोड़ वयस्क ऐसे हैं जिनके पास बैंक में एक साधारण सा खाता तक नहीं है। वे इस पूरी मेनस्ट्रीम फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था से बिल्कुल बाहर हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस का अलार्म है। तो अब आते हैं द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्सक्लूजन पर। जब इतने सारे लोग इस बुनियादी ढांचे से बाहर होते हैं, तो इसका नुकसान किसे उठाना पड़ता है? सबसे ज्यादा असर महिलाओं और ग्रामीण इलाकों के गरीब तबकों पर पड़ता है। होता क्या है कि सही जानकारी न होने की वजह से ये लोग बहुत बड़े वित्तीय जोखिमों का शिकार बन जाते हैं। पेडे लोन देने वालों का नाम तो सुना ही होगा आपने। ये लोग भारी भरकम ब्याज वसूलते हैं, और सबसे दुख की बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट न समझ पाने के कारण ये हाशिए पर रहने वाले लोग अनजाने में ही जिंदगी भर के लिए कर्ज के जाल में फंसकर रह जाते हैं। इन सब खतरों से बचने का एकमात्र अचूक हथियार है वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। 2010 में गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ने इसे बहुत ही सीधे शब्दों में परिभाषित किया था। इसका सीधा सा मतलब है पैसे के आज और भविष्य के इस्तेमाल को लेकर सही फैसले लेना और सही कदम उठाना। आप इसे एक टूल किट मान सकते हैं जो आज की इस जटिल अर्थव्यवस्था में सर्वाइव करने के लिए हर किसी के पास होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। चलिए अब इस समस्या से निकलकर समाधान की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में हम आमतौर पर दो तरह की कैपिटल यानी पूंजी की बात करते हैं। एक है फिजिकल कैपिटल, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां। दूसरी है ह्यूमन कैपिटल, यानी इंसानों की स्किल और नॉलेज। जिस तरह मशीनें खरीदने में खर्चा होता है और बाद में वो मुनाफा देती हैं, ठीक उसी तरह इंसानों की शिक्षा पर किया गया खर्च भी एक इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट इंसान की उत्पादकता को इतना बढ़ा देता है कि उससे होने वाली कमाई में कई गुना उछाल आ जाता है। और ये डेटा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। विकसित देशों में दी जाने वाली कुल मजदूरी का 65% हिस्सा ह्यूमन कैपिटल यानी ज्ञान और कौशल के लिए दिया जाता है। कच्चे या अकुशल श्रम यानी रॉ लेबर के हिस्से में सिर्फ 35% आता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं आपके शारीरिक श्रम से ज्यादा आपके दिमाग और जानकारी की कीमत चुकाती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। वित्तीय साक्षरता को मापने के दो तरीके होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपको वास्तव में गणितीय समझ है या नहीं, जैसे कि मुद्रास्फीति या निवेश के विविधीकरण को समझना। और सब्जेक्टिव का मतलब है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और मजे की बात यह है कि अक्सर लोग अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। उन्हें लगता है कि वे पैसे का मैनेजमेंट समझते हैं, जबकि हकीकत में उन्हें बुनियादी नंबर्स की समझ भी नहीं होती। लेकिन जब आप सच में शिक्षा में निवेश करते हैं, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक एसोसिएट डिग्री से होने वाला लाइफ टाइम ROI 1200% से भी ज्यादा है, और बैचलर डिग्री पर लगभग 288%। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि शिक्षा, खास तौर पर शुरुआती दौर की उच्च शिक्षा, किस तरह से वास्तविक दुनिया में जबरदस्त आर्थिक मुनाफा देती है। अर्थशास्त्री हॉल और जोन्स की रिसर्च इस बात पर पूरी तरह से मुहर लगाती है। उन्होंने पाया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 12 साल तक स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर ले, तो वो अपने जीवन काल में बिना स्कूल गए व्यक्ति की तुलना में 3.16 गुना ज्यादा कमाई कर सकता है।
मतलब बुनियादी शिक्षा शाब्दिक रूप से आपकी कमाई की ताकत को 3 गुना से ज्यादा कर देती है। तो अब देखते हैं कि वे कौन से पाठ्यक्रम हैं जो गरीबी का चक्र तोड़ते हैं। आर्थिक थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असल जिंदगी में वो कौन सा सिलेबस है जो सच में बदलाव लाता है? एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स मुख्य रूप से इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। पहला, बजट बनाना और प्लानिंग करना। दूसरा, बचत और सही जगह निवेश। तीसरा, अपने कर्ज को सही तरीके से मैनेज करना। और चौथा, क्रेडिट या साख के सिस्टम को समझना। अगर कोई इन 4 सीढ़ियों को चढ़ ले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दूर नहीं है। इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अफलातून इंटरनेशनल। इसकी शुरुआत भारतीय मूल की जेरो बिलमोरिया ने मुंबई की सड़कों पर रहने वाले बच्चों को देखकर की थी। इस प्रोग्राम ने एक बहुत ही अनोखा काम किया। इसने बाल अधिकारों को सीधे तौर पर सेविंग सिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ दिया, और नतीजे कमाल के रहे। इससे साबित हो गया कि सबसे कमजोर और बेसहारा बच्चे भी अगर सही ट्रेनिंग पाएं तो वो पैसों का मैनेजमेंट सीखकर गरीबी के इस दुष्चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ऐसी शिक्षा का असर सिर्फ कुछ सालों तक सीमित नहीं रहता। 1962 में हुए पेरी प्री स्कूल प्रोजेक्ट के नतीजे देखिए। जिन बच्चों को कम उम्र में सही शिक्षा और गाइडेंस मिली, बड़े होने पर उनमें हाई स्कूल छोड़ने की दर बहुत कम थी, अपराध में उनका इन्वॉल्वमेंट कम था और उनकी इनकम काफी ज्यादा थी। सबसे अहम बात, इसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं मिला बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका सकारात्मक असर दिखा। और ये एजुकेशन सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। वर्कप्लेस पर दी गई वित्तीय शिक्षा का भी सीधा और तुरंत असर होता है। अमेरिका की एक रिसर्च दिखाती है कि जब कंपनियां अपने कर्मचारियों को छोटे छोटे वित्तीय सेमिनार या वर्कशॉप देती हैं, तो कर्मचारी अपने 401 के जैसे रिटायरमेंट प्लान्स में तुरंत निवेश बढ़ा देते हैं। आसान भाषा में कहें तो वर्कप्लेस पर दी गई सही जानकारी सीधे तौर पर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में तब्दील हो जाती है। अब आज के डिजिटल युग में एक नई चीज जुड़ गई है, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी। आज सिर्फ नंबर समझना ही काफी नहीं है। आज के युवाओं को ये भी सीखना होगा कि डिजिटल दुनिया में फिनटेक ऐप्स का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करें, ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से कैसे बचें। आज के समय में ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। चलिए अब बात करते हैं भारत के साक्षरता अभियान की। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी, जिस देश का युवा अर्थशास्त्र समझता है वो कभी गरीब नहीं रहता। और इसी सोच के साथ भारत में नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए जैसे बड़े संस्थानों का सपोर्ट हासिल है। ये संस्थाएं सिर्फ नीतियां नहीं बना रही, बल्कि स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि बच्चों को कम उम्र से ही कंपाउंडिंग, डिजिटल पेमेंट और वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के तरीके सिखाए जा सकें। और इसके लिए बाकायदा नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 2025 लागू की गई है। ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश में वित्तीय साक्षरता को संस्थागत रूप देने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी स्तर का फ्रेमवर्क है। इसका मकसद है पूरे देश के नागरिकों को एक मजबूत वित्तीय नींव देना। अब आते हैं इस एक्सप्लेनेर के अंतिम हिस्से पर, द अल्टीमेट पॉवर्टी इरेडिकेटर। चलिए इस पूरी तस्वीर को एक बड़े मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से देखते हैं। अर्थशास्त्र में एक टर्म है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति शिक्षित और वित्तीय रूप से साक्षर होता है तो उसका फायदा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे समाज को मिलता है। एक पढ़ा लिखा और जागरूक इंसान नई टेक्निकें अपनाता है, अपने दोस्तों और परिवार को सही जानकारी देता है और मजबूत नेटवर्क बनाता है। और देखते ही देखते इस चेन रिएक्शन से पूरे देश का आर्थिक उत्पादन और संपन्नता बढ़ जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम ये तो जान गए हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही वो मास्टर की है जो गरीबी का ताला हमेशा के लिए खोल सकती है। लेकिन हम और आप अपने लोकल कम्युनिटीज में ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर एक युवा तक गरीबी का चक्र तोड़ने वाली ये शिक्षा पहुंचे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए और कदम उठाने चाहिए। इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।